हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भूतों पर विश्वास करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। भूतों पर विश्वास करने वाले या तो खुद भूतों के असर से गुजरे होते हैं या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा देखा होता है जिसकी वजह से उन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास हो जाया करता है। और ऐसे ही कुछ लोगों की सच्ची कहानियाँ आज हम आपको सुनाने वाले हैं। दोस्तों, हमारी पहली कहानी मैंने इंटरनेट से निकाली है और मैं ये कहानी हमारे लेखक के नज़रिए से ही सुनाना चाहूँगी, उनके नज़रिए से जिन्होंने ये कहानी लिखी है और ख़ुद उस एहसास से गुज़रे हैं। आज से कई सालों पहले मैं छुट्टियों के वक्त अपने गांव घूमने गया। मेरे गांव में बहुत सारी पुरानी और देखने लायक जगह हैं और इसी तरह एक पुराना खंडहर भी है मेरे गांव में, जो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक दिन वहां घूमने गया। मुझे ऐसी जगहों पर जाने का बहुत शौक़ है। सुना जाता है कि वो खंडहर तकरीबन 65 सालों से बिल्कुल खाली है। वहाँ कोई रहने वाला नहीं, वो जगह बिल्कुल वीरान रहती है। जब हम वहाँ घूमने गए तब मुझे वहाँ एक अजीब एहसास हुआ। वहाँ पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, आसपास की सड़कें भी बिल्कुल खाली हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये हवेली शापित है, तुम नहीं जानते? नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बस यहाँ छुट्टियों में ही आता हूँ, आज पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। ये हवेली शापित है, ऐसा क्यों? अच्छा तो सुनो, आज से कई साल पहले ऐसा कहा जाता है कि इस हवेली में एक ज़मींदार रहता था। वो बहुत अमीर था, उसके पास पैसों की और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो अपने हवेली पर भी अक्सर कई दरबान रखता था जो कि उसकी हवेली की रक्षा कर सकें। उन दिनों गाँवों में डाकुओं का प्रकोप हुआ करता था और डाकू जिस भी घर में जाते थे उस घर को तबाह करके चले आते थे और घर का सारा कीमती सामान लूट लिया करते थे। इसी तरह एक दिन डाकुओं के टोली के सरदार की नज़र ज़मींदार के घर पर पड़ी। उसका घर बहुत बड़ा था और वो काफ़ी अमीर था और ये देखकर उस डाकू ने फैसला किया कि वो उस ज़मींदार की हवेली पर डकैती करेंगे। उसने ये बात अपने टोली के लोगों से कही तो उसके टोली के लोग भी इस बात के लिए तैयार हो गए और कुछ ही दिन बाद उन सभी ने ज़मींदार के घर पर डकैती डाल दी। ज़मींदार के घर पर हमला होने पर उसके घर के जितने भी प्रहरी थे उन सभी ने उन डाकुओं की टोली का डट कर सामना किया, पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। वहीं ज़मींदार घर के अंदर ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी भर की कमाई का क्या होगा और अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी पत्नी का क्या होगा। और ऐसा सोचते हुए उसने अपनी तिजोरी में रखे हुए सारे हीरे जवाहरात और पैसे इकट्ठे करके एक पुराने तहखाने में बंद कर दिए और अपनी पत्नी को एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया जिसके बारे में सिर्फ ज़मींदार जानता था। कुछ ही देर बाद उसके सारे प्रहरी एक एक करके मरते चले गए और उसके बाद डाकुओं ने उसके घर का मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया और वो घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने सबसे पहले ज़मींदार के ऊपर हमला किया और उसे तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। पर फिर भी मरते मरते भी उसने अपने खजाने का पता किसी को नहीं बताया। पर फिर भी उन डाकुओं ने पूरे घर की तलाशी ली और आखिरकार उन्हें वो सारे रुपए मिल गए। रुपए मिलने के बाद वो सभी उस घर को खाली छोड़कर बाहर चले गए, वापस जहाँ से वो आए थे। पर घर की ज़मींदारनी, ज़मींदार की पत्नी, उसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो अभी भी उस गुप्त कमरे में बंद थी। ज़मींदार मर चुका था और आसपास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। ज़मींदार ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। वो
कई दिनों तक बाहर आने के लिए कोशिश करती रही, दरवाजे को पीटती रही, उसे तोड़ने की कोशिश की, उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। और इसी तरह कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने के बाद उसने एक दर्दनाक तरीके से दम तोड़ दिया। किसी चीज़ के सड़ने की गंध के बाद वहाँ आने जाने वाले लोगों ने दरवाजे को तोड़ कर देखा तो वहाँ उन्हें वो लाश बरामद हुई। कहते हैं इसके बाद से ही ये हवेली शापित हो गई है। कहानी तो अच्छी है, पर इससे ये साबित नहीं होता कि ये हवेली शापित है। अच्छा, ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनसे ये साबित हो जाएगा कि ये हवेली शापित हो गई है। मुझे अभी भी उस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, ना ही अपने साथियों की बातों पर, और इसीलिए मैंने उनसे पूछा, कोई कोई सबूत हो तो दिखाओ। तो उन्होंने कहा, कई कई दिन पहले यहाँ जेल से एक कैदी भाग गया था और वो रात के वक्त यहाँ आकर छुप गया था। कोई नहीं जानता कि रात के समय उसके साथ क्या हुआ, पर अगले दिन उस कैदी की लाश यहीं पास पड़ी हुई मिली। ये तो कोई हादसा भी हो सकता है, इससे कुछ साबित नहीं होता। अच्छा, तो उस चरवाहे के बारे में क्या कहोगे? कौन सा चरवाहा? एक चरवाहा रात के वक्त अपने जानवरों के झुंड को घास खिलाने के बाद वापस अपने घर लौट रहा था। मौसम बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए वो सर छुपाने के लिए इस हवेली के अंदर चला आया। पर अगली सुबह जब वो बाहर आया, वो ज़िंदा तो था, पर उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अभी कुछ ही वक्त पहले उसकी मौत हो गई। अब उनकी ये कहानियाँ मुझे थोड़ा डराने लगी थी, और इन कहानियों को सुनने के बाद मैंने फ़ैसला किया उस हवेली के अंदर ना जाने का। तो ये थी मेरी डरावनी कहानी। दोस्तों, दूसरी डरावनी कहानी भी मुझे इंटरनेट से मिली है। कहानी लिखने वाले लिखते हैं, मैं अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जयपुर जा रहा था। जयपुर जाने के लिए एक कच्ची सड़क से होते हुए जाना था उस जगह जहाँ वो शादी थी। बीच में एक गांव पड़ता था जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। मेरे साथ बैठने वाले उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे रास्ते भर तरह तरह की कहानियाँ सुनाई। मुझे भी कहानियाँ सुनने का शौक़ है, और रास्ते भर में वैसे भी अकेला बैठा बोर हो रहा था। मेरे पास उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, तो मुझे उसकी कहानियाँ सुनना अच्छा लग रहा था। पूरे रास्ते उसने ना जाने कितनी ही भूतों की कहानियाँ मुझे सुनाई, और उसकी इन कहानियों को सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। फिर उसके बाद हम आधा रास्ता पार कर पाए होंगे कि एक गांव पड़ा रास्ते में। उस ट्रक ड्राइवर ने उस गांव के बारे में भी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने मुझसे कहा, भाई साहब, जानते हैं इस गांव की भी अपनी अलग कहानी है। कहते हैं यहाँ पर भूतों का डेरा है, यहाँ चुड़ैलें घूमा फिरा करती हैं, और इसलिए यहाँ लोग अक्सर रहने नहीं आते। यहाँ पे आबादी बहुत कम है। अच्छा, सच में? हाँ, सच में। इसी तरह वो वहाँ की एक चुड़ैल की कहानी मुझे सुनाने लगा, और उस कहानी को सुनते सुनते मुझे वाकई थोड़ी घबराहट होने लगी। आसपास का इलाका अचानक से ही बहुत सुनसान हो गया था। जानवरों तक की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ झिंगुरों की बोलने की आवाज़ आ रही थी। शाम हो गई थी। कुछ ही आगे बढ़ने पर पता नहीं कैसे अचानक ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे ट्रक ड्राइवर ने मुझसे कहा कि यहीं कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबा है, वहाँ जाकर मैं कुछ देर के लिए रुक सकता हूँ, और वहाँ मैं आसानी से पैदल पहुँच सकता था। इसलिए मैंने भी हामी भर दी और पैदल पैदल आगे बढ़ने लगा। काफ़ी देर तक मैं आगे बढ़ता रहा। रात का मौसम था, इसलिए मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मुझे आगे बढ़ने में इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही थी। कुछ आगे जाने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। कुछ और आगे जाने पर वो आवाज़ और करीब आती चली गई, और कुछ ही देर बाद मुझे एक आकृति मेरे सामने नज़र आने लगी। वो आकृति
किसी लड़की की थी। जब मैं उसके करीब गया तो वो मुझे बिल्कुल खूबसूरत सी एक लड़की नज़र आई। वो मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने यूं ही बात करने की गरज से उससे पूछा, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ, पर आपको तो आपके दोस्त की शादी में जाने के लिए देर हो रही होगी, है ना? मुझे ये बात बहुत चौंकाने वाली लगी, क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ से आया हूँ। कुछ देर हम उसी तरह खामोशी से आगे बढ़ते रहे, और आगे बढ़ जाने पर मुझे एक पुराना बरगद का पेड़ नज़र आया। वो बहुत खूबसूरत था। मैं उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि मैंने उतना विशालकाय बरगद का पेड़ आज तक नहीं देखा था। मेरे साथ खड़ी उस लड़की ने मुझे अचानक ही टोक दिया। उसने मुझसे कहा, इस तरह से किसी पेड़ को ऐसे घूर कर नहीं देखना चाहिए। मैंने उससे पूछा, क्यों? तभी अचानक से मेरी नज़र फिर से उस पेड़ पर गई। मुझे उस पेड़ के पास 3 परछाइयाँ नज़र आईं। अचानक ही वो परछाइयाँ मेरे करीब आने लगी। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, और उसने वहीं से खड़े खड़े उन परछाइयों से मानो बोला, तुम सब चले जाओ यहाँ से। ये कोई बुरा इंसान नहीं है, इसे यहाँ से चले जाने दो, इसे देरी हो रही है। ये बहुत ही नेकदिल इंसान है और अपने बहुत ज़रूरी काम से जा रहा है, जाने दो इन्हें। और उसके इतना कहने के बाद वो परछाइयाँ वापस उस पेड़ के पास जाकर कहीं गायब हो गईं। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो सब क्या हुआ, पर जो भी था वो बहुत अजीब था। कुछ देर और आगे जाने के बाद मुझे वो ढाबा नज़र आने लगा। मेरे साथ खड़ी हुई वो लड़की वहीं रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उससे पूछा, आप और आगे नहीं जाएंगे? नहीं, मैं बस यहीं तक जाऊंगी। अब तुम आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो। मेरा काम तुम्हें यहाँ तक सुरक्षित पहुंचाना था। मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन? उसने कहा, मैं तो बस एक भटकती हुई रूह हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो वो मजाक कर रही हो, पर वो धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगी और धीरे धीरे ना जाने कहाँ गायब हो गई। और जैसे ही मैं दुकान तक जाने के लिए वापस मुड़ा, मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, हर एक भूत बुरा नहीं होता। दोस्तों, अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी वाकई बहुत सच्ची है और मेरे गांव से जुड़ी हुई है। मेरे गांव में एक पुराना बागीचा है आमों का। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ बहुत आम के फल लगते हैं, पर कोई उन्हें तोड़ता नहीं है, ना ही उनका कोई इस्तेमाल होता है। उस बागीचे के बारे में अपने आप में बहुत अलग अलग कहानियाँ फैली हुई हैं। हालांकि मैं कभी वहाँ गई नहीं, पर लोगों के मुंह से सुना ज़रूर है। ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त उस बागीचे से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि मानो पेड़ों के फल अपने आप टूटकर ज़मीन पर गिर रहे हों। पर जब आप बागीचे में जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई पत्थर मार कर फलों को तोड़ रहा हो। पत्थर गिरने की आवाज़ आती थी, पर जब आप वहाँ देखने जाएं तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता था। सब कुछ बिल्कुल खामोश और ठीक ठाक था। कहते हैं कि सालों पहले उस बागीचे का जो मालिक था, उसने वहाँ पर ढेरों आम के पेड़ लगाए थे, पर गांव के शैतान बच्चे अक्सर आकर उसके बागीचे में आमों की तोड़फोड़ किया करते थे, जिससे वो बहुत नाराज़ रहा करता था। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक छोटे बच्चे ने उसके बागीचे का आम तोड़ दिया। इससे वो बहुत नाराज़ हो गया और उसने उस लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटा, जिससे उस लड़के की मौत हो गई। उस लड़के की मौत होने के कुछ ही दिन बाद वो बागवान ना जाने कैसे पागल सा हो गया। कई सालों तक वो उसी तरह पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहा। वक्त पर खाना ना खाना, अपनी साफ़ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखना और ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करना। वो बहुत ही अजीब हो गया था। उसी हालत में उसने अपनी ज़िंदगी के कई साल काटे और एक दिन बड़े ही रहस्यमय तरीके से कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। गांव वालों को कई दिनों बाद उसकी लाश मिली, कुएं की तल पर तैरती हुई। और कहते हैं कि उसके बाद से ही वो बागीचा मानो
भूतिया हो गया है और वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, और ख़ास कर रातों के वक्त। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी आने वाली वीडियो एक स्किन वॉकर की वीडियो होने वाली है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पर कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है मेरी आज की वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ सुनाई दी हो, तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे आसपास किसी का फंक्शन चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। थैंक यू।